नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जिसको 99% बच्चे एग्जाम हॉल में गलत करते ही करते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ये 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपको 100% का कॉन्फिडेंस देने वाला है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड बनाने का प्रयास किया। अलग अलग जगहों से मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखिएगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। किस समाज सुधारक ने जाति व्यवस्था में समानता का समर्थन करने वाले एक बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था? ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ज्योतिराव फूले, डी स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी सही है, ज्योतिराव फूले। ये समाज में समानता और सामाजिक न्याय के समर्थक थे। इन्होंने जाति व्यवस्था, ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया और वज्र सूची नामक एक बौद्ध ग्रंथ का इन्होंने अनुवाद किया था, जिसमें समानता और जाति विरोधी विचारों का समर्थन किया गया है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता? ए महात्मा गांधी, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए सही है, महात्मा गांधी। इन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे, जहां पर सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो। देश के विभाजन के समय उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। इसी संदर्भ में इन्होंने ये बात कही थी। फ्रेंड्स, सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते। हम अलग कैसे होंगे? अगर आप पाकिस्तान के जैसे ही बन जाएंगे, तो भारत की कुछ ऐसी क्वालिटी, कुछ ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से हम इसको हिंदुस्तान कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? ए 1905, बी 1911, सी 1919, डी 1935। फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार ने 1911 में 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। यह घोषणा दिल्ली दरबार 1911 में की गई थी। इसके बाद दिल्ली को प्रशासनिक दृष्टि से नई राजधानी के रूप में विकसित किया गया। एक बात और है फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के त्रिजंक्शन पर स्थित है? नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, दीपू दर्रा, बोमडीला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी सही है, दीपू दर्रा। ये जो दर्रा है पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है। यह भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के निकट त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित माना जाता है। यह सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? ए नाथुला दर्रा, बी पालघाट दर्रा, सी जोजिला दर्रा, डी सिपकीला दर्रा। ये पालघाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट में स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है फ्रेंड्स, और यह दर्रा तमिलनाडु और केरल के बीच आवागमन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस व्याख्या से बोर हो रहे हैं तो बोर होने की जरूरत नहीं। मैंने तथ्यात्मक व्याख्या इसलिए की है ताकि एक क्वेश्चन के साथ आप कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके और आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, पूरी पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अवंती पुत्र सूर्यसेन का राजा किसका शिष्य था? ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी चाणक्य, डी सम्राट अशोक। अवंती पुत्र सूर्यसेन प्राचीन भारत के शासकों में से एक था और बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिलता है कि वह गौतम बुद्ध का अनुयायी और शिष्य था। ऑप्शन नंबर बी सही है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को इसने स्वीकार भी किया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने मथुरा को किससे संबंधित स्थल बताया? ए भगवान शिव, बी भगवान विष्णु, सी हेराक्लीज और डी अपोलो। ऑप्शन नंबर सी सही है, हेराक्लीज। यूनानी जो मेगास्थनीज था, यूनानी राजदूत था और सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार में आया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अक्सर क्वेश्चन पूछता है ये किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के कई नगरों और समाज का वर्णन किया है। इन्होंने मथुरा को हेराक्लीज से संबंधित स्थल बताया है, जिसकी तुलना कई इतिहासकार भगवान कृष्ण से करते हैं। पृथ्वी को भू आकृति क्यों कहा जाता है? ए क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह गोल है, बी क्योंकि पृथ्वी का आकार चपटा है, सी क्योंकि पृथ्वी की सतह पर केवल जल है, डी क्योंकि पृथ्वी का वास्तविक आकार पूर्णतः गोल नहीं है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही है। पृथ्वी का जो आकार है यह पूर्णतः गोल नहीं है, ध्रुवों पर यह थोड़ी सी चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। इसी कारण
इसी विशेष आकार के कारण इसको, इस भू आकृति को क्या कहा जाता है? जियोइड। ध्यान रखिएगा, जियोइड मैं आपके लिए लिख भी दे रही हूँ, GEOID। ध्यान दीजिएगा, जियोइड इसको कहते हैं, इसके आकार को। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी बृहस्पति। फ्रेंड्स, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दीजिए। सौरमंडल में जो बुध है, ये सूर्य के निकट का सबसे निकट स्थित ग्रह है, जबकि शुक्र दूसरे स्थान पर आता है। और इन दोनों के बाद तीसरे स्थान पर अपनी पृथ्वी आती है, अर्थ। ऑप्शन नंबर सी सही है। और पृथ्वी ही ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। चंद्रमा की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पृथ्वी पूरी करती है? 7 दिन, 14 दिन, 27 दिन, 365 दिन। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र ऐसा प्राकृतिक उपग्रह है, यह पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। यही कारण है कि आकाश में चंद्रमा की स्थिति प्रतिदिन बदलती हुई दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 27 दिन। प्रत्येक समय हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? ए क्योंकि चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, बी क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है, सी क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर और पृथ्वी के चारों ओर समान समय में घूमता है, डी क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर सी सही है फ्रेंड्स। कारण यह है कि चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूमता है और पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है। इन दोनों कार्यों को पूरा करने में उससे लगभग समान समय लगता है, मतलब 27 दिन का समय लगता है, 27 डेज। इसीलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंच चुके हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 72, डी अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी सही है, 61। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद, शक्तियों और दायित्वों का वर्णन विभिन्न अनुच्छेदों में किया गया है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग या इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में दी गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शंस पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1/4 सदस्य। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया विशेष नियमों के अंतर्गत होती है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर करना जरूरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है? ए नाथुला दर्रा, बी भोरघाट दर्रा, सी पालघाट दर्रा, डी सिपकीला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी सही है, भोरघाट दर्रा। ये जो पश्चिमी घाट में स्थित है और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है। यह महाराष्ट्र को मुंबई और पुणे के बीच संपर्क स्थापित करता है। सड़क और रेल परिवहन की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रेंड्स, आप इसी तरह मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल पर आप देखेंगे मेरे, तो आपको बहुत सारी इस तरह की वीडियोस दिखाई देंगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और इस तरह की तथ्यात्मक जानकारी के साथ प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल जाइए चैनल पर, एक बार विजिट करिए और प्लेलिस्ट को चेक करें। आप इस पर सीटेट जरूर क्वालिफाई करेंगे, ऐसा मेरा दावा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? कौन सा अनुच्छेद है फ्रेंड? ध्यान से देखिए, 123, 136, 143, 356। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 है, ये जो सलाहकारी शक्ति से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो राष्ट्रपति किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से अपनी राय मांग सकता है उसकी। पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है, डैश दिया हुआ है फ्रेंड्स। कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट जो है भारत का एक महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र है, जहां से अनेक नदियां निकलती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। लेकिन महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और यह इसमें शामिल नहीं है। हाँ, एक बात और, ये अरब सागर में जाकर गिरती है।
फ्रेंड्स मैंने एक क्वेश्चन के साथ कई जानकारी दी है। महानदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, ध्यान रखिएगा। मुद्दुमलाई और अनामलाई बाघ अभ्यारण्य किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ए अरावली पर्वतमाला, बी हिमालय पर्वतमाला, सी पश्चिमी घाट, डी सतपुड़ा पर्वतमाला। मुद्दुमलाई और अनामलाई ये दक्षिण भारत में स्थित प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के निकट पश्चिमी घाट में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता की दृष्टि से विश्व के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक गिना जाता है। फ्रेंड्स इसी तरह प्रैक्टिस करिए। अगर आप सही डायरेक्शन का चुनाव कर लेते हैं ना, तो आप सफल जरूर होंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आप आंसर दीजिए फ्रेंड। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। मुझसे पहले आंसर दीजिए फ्रेंड। ये दक्षिण भारत का मैं आपको एक दे रही हूँ थोड़ा सा हिंट। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है, कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो इस राज्य का नाम है कर्नाटक। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों में भी शामिल है। यह उद्यान जो है बाघ, हाथी और अनेक वन्य जीवों के लिए फेमस है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट में भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं पश्चिमी घाट में? ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 है। और ये जो 3 महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र है, यहाँ पर कई संरक्षित वन और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। इसमें से नीलगिरी, अगस्त्यमलाई और गल्फ ऑफ मन्नार से संबंधित क्षेत्र पश्चिमी घाट के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व माने जाते हैं। सैयद वंश के बाद दिल्ली पर किस राजवंश ने शासन किया? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। फ्रेंड दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों का क्रम देख लेते हैं। पहले तो आता है गुलाम वंश। आप लिखते जाइए अगर आपको लगता है क्रम आपको याद नहीं है। गुलाम वंश को तुर्क वंश भी कहते हैं। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। तो सैयद वंश के पतन के बाद कौन सा वंश आया? लोधी वंश। ऑप्शन नंबर डी सही है, लोधी वंश ने दिल्ली की सत्ता को संभाला। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री से संबंधित है, लेकिन एक टेस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? ऑप्शंस को देख लीजिए फ्रेंड्स, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को और भी आप करना चाहते हैं, वीडियो आपको प्रॉपरली मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, एक बार और ध्यान रखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों की भी मदद करनी चाहिए।